नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने बहुत भरोसे के साथ जो शिक्षक का सिलेबस है, शिक्षक का जो क्लास है और सहायक शिक्षक का जो क्लास है उसको ज्वाइन किया हमारे पास। और हमने कहा था आपको कि हम जो भी पढ़ाएंगे आपसे फीस लेंगे, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे। तो बहुत लोगों की उत्सुकता भी रही, बहुत लोग परेशान भी रहे कि ये चल नहीं रहा, वो चल नहीं रहा है। तो अब समय आ गया है कि सारी चीजें चलेंगी। तो अब शुरू जो होगा वो होगा साइंस। और ये साइंस का पहला वीडियो है, देख रहे हैं सजीवों के लक्षण से शुरू होने वाला है पहला वीडियो। लेकिन सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात कर लें, उसके बाद फिर और आगे चीजें बात होगी। तो देखते हैं, साइंस को शुरू करने से पहले एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपके सिलेबस को। तो आप सिलेबस में देख पाएंगे कि जो शिक्षक साइंस विज्ञान ग्रुप का है उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से 25 प्रश्न, गणित एवं विज्ञान से 30 प्रश्न। अभी इसको हम सेपरेट रखते हैं, इस पर बात करेंगे अभी। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन से 20 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10 प्रश्न और छत्तीसगढ़ भारत का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न। इसमें से आप देखेंगे कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र का क्लास आपका चल रहा है, हिंदी का क्लास लगभग खत्म हो चुका है, पेडागोजी बचा हुआ है। उसके अलावा सामान्य अंग्रेजी भी लगभग शायद डला है या नहीं डला है, लेकिन क्लास रिकॉर्ड हो चुका है, उसमें भी पेडागोजी ही बचा है। बात करें गणित और विज्ञान में, तो गणित का क्लास आपको मिल चुका है कंप्लीट। उसमें थोड़ा सा आपको जो मेंसुरेशन वगैरह का चैप्टर है वो बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मुख्य मुद्दा है अब विज्ञान का, क्योंकि ये जो पार्ट है विज्ञान का, इससे आपको लगभग 50% यानी 30 में से 14 प्रश्न देखने को मिलेगा। और 14 से 15 प्रश्न देखने का मतलब ये है कि आपके मेरिट को डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो अगर 14 से 15 प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो 150 प्रश्न में से 15 प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं विज्ञान से, अगर आप इसको ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप 135 प्रश्न में ही हैं और आपका कॉम्पिटिटर कितने में है, कॉम्पिटिटर 150 प्रश्न में है। तो जरूरी है कि इस 15 प्रश्न में से 15 के 15 प्रश्न आपके सही हों, क्योंकि विज्ञान ऐसा कोई विषय नहीं है कि उसको बार बार उसके फैक्ट चेंज होते रहें या फिर किसी और के परिप्रेक्ष्य में चीजें बदलती रहें। तो विज्ञान अगर आप एक बार पढ़ लिए, अगर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिए, सिलेबस वाइज पढ़ लिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ाता हूं मैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि अब विज्ञान का क्लास आपका चलने वाला है। तो विज्ञान में भी आपको जो यहाँ पे सिलेबस में लिखा है, सिलेबस में लिख गया एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो जरूरी नहीं कि वहीं से प्रश्न पूछे। हाँ, इस बात की गारंटी जरूर है कि वो जो पॉइंट लिखा है उसी पॉइंट के अगल बगल से ही प्रश्न पूछेगा, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब पढ़ाई के दौरान हम पढ़ते क्या है, जो पॉइंट लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। और बहुत सारे होशियार तो ऐसे रहते हैं कि जो पॉइंट लिखा है उसको पढ़ते नहीं है, जो किताब छप जाता है, छप के मार्केट में आ जाता है, उसी को पढ़ लेते हैं, फिर वहीं से बात खत्म हो जाती है, सिलेक्शन से दूर धीरे धीरे चले जाते हैं लोग। और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन आता है तो लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वैसा होता नहीं है। कभी भी सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, कोई भी एग्जाम लेने वाले इंस्टीट्यूट हो, वो अपने सिलेबस को जरूर से जरूर फॉलो करती है। आपकी गलती है कि आप उसके सिलेबस को कंप्लीट नहीं पढ़ते। तो ध्यान रखेंगे, जो भी चीजें हैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। उसमें आप देख रहे हैं साइंस के अंतर्गत इकाई 7 जो है कंप्लीट आपका बायोलॉजी का सेक्शन है। और उसके बाद इकाई 7 के बाद इकाई 8 आपको अलग सब्जेक्ट मिलेगा। तो इकाई 7 में आप देख रहे हैं सजीवों के लक्षण, केवल इतना ही दिया हुआ है। एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, ये वीडियो शायद YouTube में भी रहेगा। तो जो बच्चे हमारे पास क्लास ज्वाइन किए हैं वो तो बेफिक्र रहें, जो क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से बदल सकते हैं। तो सजीवों के लक्षण केवल दिया हुआ है, इसमें आप 15 से 16 लक्षण जो भी होते होंगे वो पढ़ लेंगे। कि केवल इतना पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी आपसे पूछ सकता है कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इसमें पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3, या फिर ऑप्शन दे दिया आपको कि एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है, एक मृत होता है, एक सजीव, और कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिया, तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो केवल इतना पढ़ लेंगे आप कि सजीव के लक्षण 15 से 16 लक्षण क्या होते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं है।
तो जो लोग भी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं उनको जरूर ये कहूंगा कि आप लोग जब अपने प्रिपरेशन को मतलब अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं या फिर तेज धार दें, स्पीड गति से जब आप चलें, स्पीड से चलें, तो इन सब चीजों को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और जो लोग क्लास ज्वाइन किए हैं, कोर्स ज्वाइन किए हैं, उनको मैं कहूँ आंख बंद करके 5 से 6 बार आप वीडियो देखिए, 4 बार देखिए, 3 बार देखिए, मिनिमम 3 बार तो जरूर देखिए, सिलेक्शन श्योर है। लेकिन जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग भी ऐसे फॉलो करें और कोशिश करें कि हाँ सिलेक्शन के आसपास पहुंच सके। जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो जो वादा किया गया है, हमारा उद्देश्य इस बार सिलेक्शन है, न कि कोर्स बेचना। इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो यूनिट 7 का पूरा ये देख सकते हैं आप, ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई जाएंगी, यानी इसमें जो जो पॉइंट लिखा है उसको तो पढ़ाया ही जाएगा, उसके अंदर घुस घुस के भी पढ़ाया जाएगा। आगे की बात करें, जो इकाई 8 है, इकाई 8 आपका हो जाता है शुरू फिजिक्स से, जिसमें गति एवं बल, बल के प्रकार। अब केवल इतना ही पढ़ के आप छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी, इसके अंदर भी जो चीजें होंगी उसको आगे पढ़ाया जाएगा। फिर देखते हैं आगे गति के प्रकार, उष्मा। ये पहला वीडियो है तो पूरा सिलेबस में डील कर दे रहा हूं, और वैसे भी मैं साइंस नहीं पढ़ाने वाला हूं, कोई और पढ़ाएगा, देखिएगा। तो इकाई 9 है, इसमें प्रकाश है, ध्वनि है, चुंबक है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं ना, फोकस, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, गोलीय दर्पण, यहां से प्रश्न पूछता है। और आप फोकस दूरी देख रहे हैं, अब फोकस दूरी में हो सकता है कि 12-15 पॉइंट अंदर घुस घुस के हों। अब इन 12-15 पॉइंट से प्रश्न पूछेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। वैसी स्थिति में क्या करना है आपको एकदम ध्यान लगा करके पढ़ना है, फोकस दूरी, एकदम फोकस होकर के पढ़ना है। जो भी पढ़ाएंगे प्रश्न उससे बाहर से नहीं आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप उसको पूरे मन से पढ़ें। आगे देखते हैं, इकाई 10 जो आता है वो विद्युत से संबंधित है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। उसके बाद इकाई 11 जो है वो आपका रसायन शास्त्र का है, यानी रासायनिक विज्ञान का है। तो इस तरीके से आपको 7, 8, 9, 10, 11 यानी 5 यूनिट पढ़ने हैं। 5 यूनिट से आपके लगभग 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर एवरेज देखें तो 1 यूनिट से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। क्लास हो सकता है कि लंबा लंबा हो, क्लास ये भी हो सकता है बहुत ज्यादा क्लास हो साइंस का, और जगहों पे आप देख रहे होंगे तो क्लास कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्लास ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम एक एक पॉइंट को जो हमारे सिलेबस में है उसको एकदम अंदर से डीप में जाके पढ़ पाए, क्योंकि आपका सिलेक्शन उसी से होगा। क्लास कम कर लेने से, कम पढ़ने से सिलेक्शन अगर सोच रहे होंगे तो नहीं होगा। और ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास कि बहुत समय के बाद इस तरीके की वैकेंसी आ रही है, फिर से चुनाव हो जाएगा, और चुनाव के बाद फिर वैकेंसी आने के जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो वैकेंसी पदों की संख्या है वो कम हो जाएगी, और आप फिर से 5 साल के लिए बुक हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। अब क्लास आप शुरू करेंगे सजीवों के लक्षण से, और सजीवों के लक्षण अगर आप पहले कोई डेमो वीडियो देखे होंगे प्रतीक सर का, तो बहुत डीप में जाकर के पढ़ाते हैं, वही आपको अब आगे पढ़ाएंगे। साइंस का पूरा क्लास और बाकी क्लास जो मैं ले रहा हूं वो तो मैं लूंगा। नमस्कार, जय हिंद, मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि सर ने आपको पूरा सिलेबस समझा दिया है, तो आपकी एक रणनीति तैयार हो गई होगी, क्योंकि कभी भी युद्ध के मैदान में उतरने से पहले आपकी रणनीति कितनी स्ट्रांग है वही आपका जीत और हार तय कर देती है। तो भाई साहब, सर तो आपको समझा ही दिए हैं, हमें समझना है सजीवों के लक्षण से। तो आप सबको पहले तो भैया मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा, इसलिए कि भैया आप इस फॉर्म को भरे हैं, और भरने के बाद ये पोस्ट वैकेंसी हो जा रही, तो कॉन्ग्रेचुलेट कि आखिर ये वैकेंसी रनिंग है या ये वैकेंसी आपकी अब होने वाली है या फिल होने वाली है। ये सत्य कहा सर ने कि जैसे अब चुनाव होने वाले हैं तो भी वैकेंसी आई है, इसमें सिलेक्शन होगा और पोस्ट में मिल भी जाएगा। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो पिछले 5 साल की तरफ फिर ये होगा कि उसके बाद बच्चे बैठे रहेंगे इंतजार में कि अब मैं क्या वैकेंसी दूंगा, एग्जाम दूंगा, और सारे वैकेंसी और एग्जाम हाई कोर्ट के पटल पे जाकर के लटक जाएंगे। इसलिए यही वो मौका है चुनाव से पहले का ही कि जितनी भी वैकेंसी आ रही है इसमें अब जी जान लगाकर मेहनत कर दे, आने वाले अगले 5 साल की कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए आज हम चालू करने वाले हैं सजीवों के लक्षण। मुद्दे की बात तो यही है कि सर सजीवों के लक्षण में सर सजीव क्या होता है, और अगर सजीव है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लक्षण हैं वो लक्षण जिनमें भी पाए जाते हैं बस वही सजीव हैं। अर्थात अगर आप सिलेबस में आप बोलते हैं ना कि टीचर क्या करता है कि सिलेबस बता भी देता है और सिलेबस पढ़ा के निकल भी जाता है, मगर बच्चे को यह ज्ञान नहीं होता कि सर सिलेबस पढ़ाई में से क्वेश्चन कहां से बनाएगा।
तो जब मैं आपको ये बता दिया कि भाई सजीव ये इसके टॉपिक का नाम है और सजीवों के लक्षण दिखा, इसका मतलब सजीव वही होगा जिनमें यह लक्षण पाए जाएंगे। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन इस चैप्टर से उनके लक्षणों से ही पूछेगा, केवल उनके लक्षणों से ही क्वेश्चन पूछेगा। उसके 12-15 लक्षण जो आपको मैं बताऊंगा, उन 12 लक्षणों में से कोई भी 4 लक्षण घुसाएगा, एक तीसरा लक्षण कुछ और डाल देगा, बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा सजीवों के लक्षण नहीं है। तो आपको लगे सब एक जैसा लगेगा। इसलिए जो 12 लक्षण आप पढ़ने वाले हैं उसको एकदम कंठस्थ तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल उससे पहले हम अपनी पटल पे चढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे हमारे साइंस में पहले मेरा कोर्स देख चुके होंगे, तो बायोलॉजी जो पढ़े होंगे मेरी क्लास, उनको पता है कि बायोलॉजी जब ऐसा पढ़ाया गया है कि आपका एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और हमारा उद्देश्य कभी भी पैसा लेकर के क्लास खत्म करना नहीं होता है, बच्चों को टॉपिक के बारे में सिखाना होता है। क्योंकि आदमी पढ़ा हुआ चीज तो भूल जाता है मगर सीखा हुआ चीज कभी नहीं भूलता। तो आइए आते हैं क्लास की ओर। हम लोग सजीव, तो आइए हम लोग हर एक बिंदु पे चर्चा करेंगे, हर एक बिंदु को खोल के चर्चा करेंगे, ताकि जिस भी गहनता से क्वेश्चन पूछता है वो सब हमारे सामने आंखों के सामने रहे। क्या भाई हम पढ़े हैं इसको। अब जिम्मेदारी मेरी पढ़ाने की है आपको और आपकी जिम्मेदारी है पढ़ने की, तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी 100% निभाने वाला हूँ। मुद्दा यह है कि आप कितनी ईमानदारी से अपने प्रतिशत देते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। भैया क्लियर दिख रहा है आपको ना सब चीजें? यस, आइए। तो आइए सजीव। संसार में पाए जाने वाले पदार्थों को मुख्यतः 2 समूहों में बांटा गया है। संसार में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनको केवल 2 ही वर्गीकरण किया गया है। एक तो होते हैं दोस्तों सजीव और दूसरा होता है दोस्तों निर्जीव। इस दुनिया में या तो सजीव ही है या निर्जीव ही है। हाँ, इन दोनों के बीच का एक अपवाद जरूर है, वो है वायरस या विषाणु। इस क्वेश्चन को भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि इस दुनिया में इकलौते एक विषाणु या वायरस ही ऐसी चीजें हैं जो कि सजीव और निर्जीव किसी एक वर्ग में नहीं आते, अर्थात वो दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए संसार में वह कौन है जो सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो वो है दोस्तों विषाणु। आपको दे देगा जीवाणु, विषाणु, पैरामीशियम ऐसा करके दे देगा ऑप्शन। तो आंसर है विषाणु। अब मुद्दा सर आपको याद कैसे रहेगा, कैसा है? तो आइए आपको बता दूं मैं। जैसे कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस से समझ लीजिए कि कोरोना वायरस में मुझे कोरोना है, मैं छींका, कोरोना वायरस मेरे नाक से निकल करके इस टेबल पे या पटल पे आ गया। जब तक दोस्तों मेरे शरीर से बाहर है, इस टेबल पे है, तब तक वह निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात वो एक मरे हुए जीव या निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। मगर जैसे ही उस टेबल पे कोई और व्यक्ति अपना हाथ रखेगा और फिर अपने मुंह कान को पोछेगा, तो वहां उसके हाथ के माध्यम से, उसके नाकों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से उस शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। अब जैसे ही वो टेबल पे पड़ा निर्जीव वायरस किसी जीव, जंतु, इंसान किसी के भी शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वह जीवित हो जाता है हमारे शरीर की ऊर्जा से, ऊर्जा लेकर के। अर्थात इसलिए वायरस शरीर से बाहर है दोस्तों निर्जीव की तरह, शरीर के अंदर चला गया तो सजीव की तरह व्यवहार करता है। तो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कौन है? तो वायरस। ऐसा कौन सा जीव है इस धरती पर जो सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो वायरस या विषाणु। ध्यान रखिएगा। देखिए पहले ही क्वेश्चन बता दिया मैंने पहले ही लाइन से। तो आपको बोला ना कि जैसा पढ़ाते हैं लोग वैसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, उसकी समझ से क्वेश्चन आता है। तो जो पढ़ रहे हैं निश्चिंत होकर पढ़ते चलिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। आइए साथ में बढ़ते हैं आगे। सामान्यतः हम देखते हैं कि सजीवों में जीवन होता है। वाह वाह वाह, अच्छी कॉमेडी कर दी है। सजीवों में जीवन होता है, निर्जीवों में जीवन नहीं होता है। फिर भी जीव द्रव्य की परिवर्तनशील दशा को जीवन कहते हैं। बस ये मैटर की बात है कि जीव द्रव्य की परिवर्तनशील दशा को ही जीवन कहते हैं। अर्थात मुद्दा क्या है सर कि जीव द्रव्य परिवर्तन होता है ना, बस उसे ही जीवन कहते हैं। जीवन किसे कहते हैं? जब भी जीव द्रव्य में परिवर्तन हो तो वही जीवन है, और जीव द्रव्य में अगर परिवर्तन ना हो तो वह जीवन नहीं है। जैसे आप जो खुद इंसान है, आप एक अपनी मदर के एग से और फादर के स्पर्म से मिलकर के बने एक छोटी जीव द्रव्य जायगोट से आप 1 कोशिका से 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8 कोशिका, इस तरीके से करते करते सेल से टिश्यू से आपको भाई ऑर्गन से बॉडी बन गई आपकी पूरी, है ना। तो वैसे आप समझ रहे हैं बातों को। तो इसी तरीके से क्योंकि अब देखिए जीव द्रव्य में आपके भैया परिवर्तन होता गया ना, एक कहाँ आपका स्पर्म था, कहाँ एग था, दोनों मिलकर के एक कोशिकी बन गए, एक कोशिकी जीव द्रव्य बन गए। एक कोशिकी से द्वि कोशिकी, 2 से 4 इस तरीके से होते होते हमारे शरीर का गुणन होते होते दोस्तों पूरा इतना बड़ा शरीर बन जाता है ना। बस तो इसका मतलब आपके जीव द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, जबकि उसके स्थान पर अगर मैं इसको रख दूं तो ये आज इतने बड़ा है, 10 साल बाद भी इतने बड़ा रहेगा, 15 साल भी इतना बड़ा रहेगा। भैया इसके जीव द्रव्य जिससे भी मिलकर बना है, इसका जीवन जिससे मिलकर के बना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अर्थात इसके जीव द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए निर्जीव है।
इसके जीव द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये जैसा बना है वैसा ही है, इसलिए यह आपका क्या है, निर्जीव है। जबकि जिसके भी जीव द्रव्य में परिवर्तन हो, जैसे कि पेड़, बीज, बीज से पौधा, पौधा से भाई तना, तना से बड़ा सा पेड़, तो हाँ जीव द्रव्य में उसका परिवर्तन हो रहा है। तो वो याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, कई लोग दोस्तों आपके पौधों को या पेड़ों को निर्जीव मानते हैं, मगर दोस्तों पेड़ या पौधे सजीव कैटेगरी में आते हैं। ये क्वेश्चन और भी बनता। क्लियर होगी बात है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, जीव द्रव्य की परिवर्तनशील दशा को ही जीवन कहते हैं। अब जीव द्रव्य के आपको ये भी बता दिया मैंने। जीव द्रव्य के परिवर्तनशील स्वरूप के समाप्त हो जाने के पश्चात जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। जैसे उसका जीव द्रव्य के जब परिवर्तनशील स्वरूप के समाप्त हो जाता है, उसका परिवर्तन होना समाप्त हो जाता है, तो जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जो पदार्थ कभी जीवित था उसे हम मृत कहने लगते हैं। इसमें सजीवों की भांति क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे कि इंसानों की मृत्यु आप खुद देखते हैं, है ना, कि भैया आज हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड बहुत सारी चीजों को अपने अंदर कैरी करके दौड़ रहा है, हम सांस ले रहे हैं, सब चीज ले रहे हैं, तो हमारा जीव द्रव्य तक क्रियाशील है, परिवर्तन हो रहा है उसमें, यस। और सब चीजें, सभी गतिविधियां रुक गई, दिमाग में न्यूरॉन गति करना बंद कर दिया, शरीर के नसों में खून दौड़ना बंद कर दिया, धड़कन धड़कना बंद कर दिया, हमारे जीव द्रव्य में गति बंद हुई, अर्थात हम जीवित से मृत हो गए। बस वही बात ये लिख रहे हैं। तो इस चीज को ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है कि जीव द्रव्य के में परिवर्तनशीलता का अगर समाप्त हो जाती है तो किस कैटेगरी या किस वर्गीकरण में आते हैं, सजीव में, निर्जीव में, मृतोपजीव में। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है आपको भटकाने के लिए। तो बहुत इजी, शब्दों का ही खेल खेलेगा आपसे, और इसलिए वो हर जगह पे टोक रहा हूं आपको। जैविक लक्षणों के आधार पर सजीव और निर्जीव वस्तुओं को सुगमता से पहचान सकते हैं। अब जैविक लक्षण मतलब जो जीवन को देख करके, उनके जीवन को देख करके, जैसे आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया मैं बॉटल और रिमोट से, तो जैविक लक्षणों के आधार पर ही सजीव और निर्जीव वस्तुओं को सुगमता से पहचान सकते हैं। जीवन को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जीवन जीवधारियों की वह शक्ति है। देखिए जीवन किसे कहते हैं, तो आंसर देखिए, ये पूछ सकते इसी को देख करके। जीवन जीवधारियों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं। ये बहुत बड़ी जैविक लक्षण है, संतान की उत्पत्ति। क्या यह बॉटल खुद में से अपने से बॉटल बना सकता है? नहीं। क्या यह रिमोट खुद में से अपने से रिमोट बना सकता है? नहीं। अर्थात ही क्या है, निर्जीव है, ये सजीव नहीं होंगे। जबकि पेड़ अपने ही फल बनाते हैं, फल से भी बीज गिराते हैं, बीज से अपने से एक पेड़ बना लेते हैं, मतलब वो सजीव है। इंसान अपने से एक जीव बना देते हैं, मतलब वो सजीव है। जीव जंतु, मछली, पक्षी, सब। समझ गए बात हो? आइए, जीवन के लक्षण ही जीवधारियों की विशेषता है। तो आगे भैया सजीव से हम जीवन के लक्षण पे आ गए, सजीवों के लक्षण पे, कि जीवन के जो भी लक्षण है वही जीवधारियों की विशेषता होती है। इसीलिए क्योंकि उनके लक्षण ही ये बताते हैं, जीवधारियों के लक्षण ही बताते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव, इसलिए लक्षणों से ही क्वेश्चन पूछेगा, तो हम डील करने जाएंगे उसके ओर। तो सभी पदार्थों को हम 3 समूहों में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं कौन से 3 समूह हैं, सजीव में, निर्जीव में दोस्तों, और मृतोपजीव में। मृतोपजीव या मृत, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। सजीव यानी कि लिविंग, जो जिंदा है, मनुष्य, बंदर, गाय, घोड़ा, हिरण, बिल्ली, कुत्ता, और यही क्वेश्चन बनेगा पौधे। अब पढ़ के तो निकल जाते हैं, सिमर क्वेश्चन यही डाल देगा, इनमें से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण में नहीं आता है? आपको मनुष्य, बंदर, गाय, बिल्ली और पौधा देगा और नीचे ले देगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सजीवों के वर्गीकरण में नहीं आते हैं? इसमें 4 नाम लेगा और एक पौधा भी डाल देगा, लिखेगा उसके नीचे 5 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगेगा पता है? अगर मेरे टोकने से पहले आप पढ़ते तो आप में 80% बच्चे गलती करते कि आप पौधों को मार के आते कि भैया ये सजीव में नहीं आते हैं, या इनमें से कोई कौन निर्जीव है। तो उसका 5वां ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये सभी के सभी सजीव हैं, पौधे भी सजीव की कैटेगरी में आते हैं। ये बात ध्यान रखिए, बोला हर एक जगह जहां क्वेश्चन पूछेगा मैं टोकूंगा आपको। इनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं, इन सभी में विभिन्न जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं मतलब जीवन को चलाने के लिए सुगमता पूर्वक जो क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही है, जैसे सांस का लेना, भोजन का पचना, उत्सर्जन पसीने का निकलना, मलमूत्र का त्याग होना, है ना, प्रजनन, ये सभी चीजें दोस्तों आपकी जैविक क्रियाएं हैं। तो इनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण,
कि हम खाना खाए तो उससे हमारे शरीर को पोषण मिल गया। उपापचय मन उस भाई खाने का पाचन वाचन सब चीज होने के बाद उससे ऊर्जा बन गया। उससे हम श्वसन लेकर के भैया उससे भी पाचन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। उत्सर्जन जो हम खाए, जो रॉ मटेरियल बचा आपको भाई उसको हम उत्सर्जित किए, मूत्र को मल के माध्यम से उत्सर्जन, पसीना मल मूत्र उत्सर्जन। गति जो हम गति करते हैं, हमारे हाथ पैर मुंह कान सबका गति। वृद्धि हमारा शरीर बचपन से भाई बड़े होते जा रहे वृद्धि। जनन की हम अपने इस और संतान उत्पत्ति कर पा रहे हैं। ये सभी दोस्तों जैविक क्रियाएं हैं और यही उनकी पहचान है। कौन कौन जैविक क्रियाएं हैं? पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि और जनन। इसमें किसी को अगर कोई बायोलॉजी मैंने साइंस ग्रुप से नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। पोषण मतलब कि आप पोषित हो, जैसे कि आप भैया रोटी खाए, चावल खाए, कुछ भी फल फूल खाए तो उससे जो भी पोषण आपको मिलना चाहिए, विटामिन मिनरल्स खनिज जो मिलने चाहिए वो खाने के बाद आपको मिले, वो होता है पोषण। उपापचय मतलब जो भी आप खाए उस आपको जो मिलना था मिल गया, मगर उससे एनर्जी में क्रिएट होना। उपापचय मतलब उससे ऊर्जा आपको प्राप्त होना, क्योंकि जब तक खाने को खा करके मिनरल्स भी आपको मिल गया और वो ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो भैया मैं जैसे बोल रहा हूँ, खड़ा हूँ, हाथ पर हिला रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, धूप रहा हूँ, कैसे होगा? ये ऊर्जा मिलेगा, तो उपापचय से वो ऊर्जा आपको मिलती है। श्वसन, श्वसन तो आप सबके सब जानते हैं, सब भली बात परिचित है आप, है ना? ये आपके शरीर के पाचन के लिए भी जरूरी है, उपापचय के लिए भी जरूरी है। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब क्या है कि आप जो भी मल मूत्र पसीने की त्याग करते हैं अपने देह से वो सब उत्सर्जन में आता है। गति, जैसे मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, सब चीजें गति में आता है। वृद्धि, मेरा बच्चा इतना छोटा से पैदा हुआ था इतना बड़ा हो गया तो वृद्धि हो रही है। और जनन कि भाई मेरे में जनन क्षमता है, मैं अपने ऐसी और एक संतान उत्पत्ति कर सकता हूँ। क्लियर? चलिए, ऐसी आदि क्रियाएं हैं आपकी जैविक क्रियाएं कहलाती है। ये सब सजीवों की पहचान भी है। ठीक, चलिए, और आप सब चीज को फिट करके देखिएगा, पौधों में ये सारी चीजें होती हैं। पौधे एक स्थान पर स्थिर रहकर गति करते हैं, बस यही एक अंतर है। जैसे हम जो गति करते हैं भैया, हम हिल हिल करके गति करते हैं, मगर पौधे एक स्थान पे रह के भी गति करते हैं। और यहीं पे पूछ लेगा, ये लक्षण दे देगा, इनमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सी कैटेगरी वाला जो एक स्थान पे रह के ही गति की क्रिया को दोहराता है, तो पौधे हैं वो। तो ये एक लाइन पढ़ के आप निकल जाएंगे, मगर क्वेश्चन उससे बहुत घुमा के बना सकता है। तो पौधे एक स्थान पर रहकर ही, स्थिर रहकर ही गति करते हैं, है ना? पौधे अपने स्थान में फिक्स रहते हैं और उसी स्थान पर रह रहे ही गति करते हैं। क्लियर होगी बातें? ठीक, जैसे अपने शरीर के भैया ऊपरी से ऊपर बढ़ाते जाते हैं, निचले से जड़ को जमीन के अंदर बढ़ाते जाते हैं, तो गति अभी भी कर रहे हैं वो, है ना? मगर एक स्थान पर रह के। आइए अब आते हैं दोस्तों, निर्जीव फिर किसे कहेंगे? तो उसको पढ़ लीजिए, नॉन लिविंग को। जैसे पत्थर, बाल्टी, जग, मोमबत्ती, कार, जहाज, स्कूटर, पंखा आदि निर्जीव होते हैं। क्या भैया इनमें पोषण होता है? नहीं। क्या इनमें उत्सर्जन होता है? नहीं। क्या इनमें श्वसन होता है? नहीं। क्या इनमें जनन होता है? नहीं। क्या भैया ये अपने जैसा ये खाना खाता है बॉटल? नहीं। क्या भैया ये अपने शरीर वृद्धि कर सक रहा है, अपने आकार को बढ़ा पा रहा है? नहीं। क्या भैया ये सांस ले रहा है? नहीं। क्या ये अपने से एक और बोतल बना सकता है, जनन कर रहे हैं? नहीं। अर्थात ये सभी क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग है। क्लियर? आइए बढ़िए। इनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। हो गई बातें? ठीक है। स्वचालित वाहनों में बाह्य शक्ति स्रोत के कारण गति होती है। अब इसी में एक डाउट आपको आ जाएगा, है ना, कि भाई उसके जीवों के लक्षण क्या थे, उसमें गति भी एक वर्ग आप पढ़े। तो गति में आप बोलेंगे भाई सर जो गाड़ी होती है, स्वचालित वाहन, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, सर वो तो गति करती है। तो भैया वो गति अगर आप गाड़ी खड़ा कर देते हैं तो क्या खुद से चलने लगती है? नहीं, अर्थात वो निर्जीव है। उनको चलाने के लिए आपको बाहर से कोई ऊर्जा सोर्स उन्हें देना पड़ रहा है ना, इसलिए वह भी निर्जीव है। स्वचालित वाहनों में बाह्य शक्ति स्रोत के कारण गति होती है, इसलिए भैया उन्हें खुद से कोई गति नहीं है। खुद से कार अपने आप नहीं चलने लगेगी, खुद से बाइक अपने आप ऑटोमेटिक चलती नहीं है ना, खुद से अपना आकार बड़ा नहीं कर लेते, छोटा नहीं कर लेते, इसलिए दोस्तों वो भी निर्जीव में आते हैं, ध्यान रखिएगा। फिटकरी, तुतिया आदि के क्रिस्टल संतृप्त घोल में रखने पर आकार में बड़े हो जाते हैं, मगर वह निर्जीव आकार तो बड़ा कर लिया अपना। जैसे अब साबूदाना भी भैया, साबूदाना है, उसको डालते हैं तो इतना फूल के बड़ा हो जाता है, वैसे ही बोल रहे फिटकरी है या तुतिया है, उसको जब आप पानी में डालते हैं तो अपने आकार को फुला जरूर लेते हैं। तो आकार दोस्तों बाह्य क्रिया की वजह से पानी उनके अंदर प्रवेश कर गया, इसलिए फूल गए हैं, वो खुद से अपने शरीर को बड़ा नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए, जबकि एक छोटे बच्चे को आप बाहर से हवा डाल के पानी डाल के तो बड़ा नहीं कर सकते ना, वो अंदर से खुद बड़ा होता है, जैसे हम इंसान। बस इन तरह के ध्यान रखिएगा, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम्पल में। क्लियर? फिटकरी, तुतिया आदि के क्रिस्टल संतृप्त घोल में रखने पर आकार में बड़े हो जाते हैं। तो किसके क्रिस्टल संतृप्त घोल में रखने पर आकार में बड़े हो जाते हैं? तो फिटकरी या तुतिया के। निर्जीवों में होने वाले इस बढ़ोतरी को बाह्य वृद्धि अथवा अभिवृद्धि कहते हैं। तो बाह्य वृद्धि क्योंकि बाहरी कारणों से उसमें वृद्धि हुई, पानी उसके अंदर प्रवेश किया तो फूल करके बड़ा हो गया,
इसलिए इसे बाह्य अथवा अभिवृद्धि कहते हैं, बाहर से होने वाली वृद्धि। आगे तीसरा हिस्सा भैया सजीव पढ़ लिया, आप निर्जीव पढ़ लिया। आइए बात पे मृत पर। मृत, डेड। प्रत्येक जीवधारी एक निश्चित जीवन अवधि के पश्चात मृत हो जाता है, इसके शरीर का विघटन हो जाता है। अर्थात जिनमें जीवन है एक समय बाद सभी, जिसमें भी आज जीवन है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु, इंसान हो, पशु पक्षी कुछ भी हो, उन सब की मृत्यु तय है। उनमें जिस दिन सारी जैविक क्रियाएं का होना बंद हो जाए दोस्तों, उस दिन वह मृत घोषित हो जाता है। और मृत होने के बाद उनके शरीर का विघटन होने लगता है। इसका मतलब उनका विघटन होने लगता है, मतलब शरीर सड़ने गलने लगता है। क्लियर? चलिए, तो वही बोल रहे, प्रत्येक जीवधारी एक निश्चित जीवन अवधि के पश्चात मृत हो जाता है, इसके शरीर का विघटन हो जाता है। शरीर में पाए जाने वाले जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटकर वातावरण में मिल जाते हैं, जिससे इनका पुनः उपयोग हो सके, है ना। ये चीज शरीर में जो जटिल पदार्थ है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट है, वो टूट करके भी अपने एटम में टूट करके जमीन में मिल जाएगा, मतलब सड़ गल गया पूरा, ये चीज बोलना चाह रहा है। मृत शरीर के कुछ अवशेष आसानी से विघटित नहीं होते और मनुष्य के द्वारा विभिन्न उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे वृक्षों से लकड़ी, है ना, वृक्षों से लकड़ी। जैसे पेड़ मर गया, भाई पेड़ बोलते पेड़ सूख गया, तो सूखी हुई लकड़ी का तो हम चेयर टेबल बनाते हैं। तो अगर किसी पेड़ के हम उस अंग को ही तो उपयोग कर रहे हैं ना, पेड़ का अंग ही तो उसका तना लकड़ी। यस, कॉर्क हम उससे प्राप्त करते हैं, हाथी से दांत प्राप्त करते हैं, पशुओं की खाल से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं। अर्थात हम मरे हुए चीजों से, अर्थात मृत चीजों से भी हम अपने उपयोग की चीजें बना लेते हैं, है ना। सजीवों के लक्षण अब आगे आपके सामने, सजीवों के वह लक्षण, ऐसे लक्षण जो सजीव को सजीव बनाते हैं, अर्थात ये लक्षण से ही क्वेश्चन पूछता है। इन 12 लक्षणों में दोस्तों कोई भी 3 लक्षण उठा देगा, एक चौथा कुछ भी आपको डाल देगा और ऑप्शन पूछेगा इनमें से कौन से सजीवों के लक्षण नहीं है, या 3 गलत डालेगा, सही डाल देगा, बोले इनमें से कौन सा सजीवों के लक्षण है। इसलिए इन 12 लक्षणों को आप अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। अभी हम 5 या 6 लक्षणों पे डील करेंगे, क्योंकि 12 लक्षण है तो पूरे 12 लक्षण एक ही वीडियो में डील करने पे क्लास बड़ी हो जाती है। इसलिए दोस्तों हम इसको 5 लक्षण इसमें डील करेंगे, बाकी के लक्षण हम अगले वीडियो में तय कर लेंगे, ठीक, डील कर लेंगे। चलिए आइए आते हैं। सही सिलेक्शन आपका पक्का, बस पढ़ते चलिए अच्छे से, है ना। देखिए सिर्फ लिखा था सजीवों के लक्षण, और उसके अंदर सिर्फ कितनी सारी चीजें हम पढ़ते आ गए अभी तक, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप खुद समझ रहे हैं कि भैया हम एकदम सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के एक बिंदु अनुसार हम चलते चलेंगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जो सिलेबस से हट करके एक भी क्वेश्चन पूछ ले। जीव के शरीर में सभी जटिल क्रियाएं सदा साथ साथ होती रहती हैं, जैसे सांस लेना, उपापचय, पाचन, उत्सर्जन, सब एक साथ होते रहती है। यस, इन क्रियाओं में जहां एक और रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव क्रियाएं होती हैं, जैसे मैं खा पी रहा हूं तो उससे मेरा शरीर बड़ा होते जा रहा है, तो एक तरफ रचनात्मक क्रियाएं तो हो ही रही हैं, जैसे पोषण, वहीं दूसरी ओर विघटनकारी क्रियाएं भी होती हैं, जैसे श्वसन। दूसरा और विघटनकारी क्रियाएं भी होती रहती हैं। क्लियर होगी बातें भैया, जैसे कि श्वसन, ठीक। आइए, रचनात्मक क्रियाओं के कारण शरीर के आयतन एवं शुष्क भार में वृद्धि होती है। शरीर का आयतन मतलब ये मेरा शरीर बड़ा हो रहा है, रचनात्मक क्रियाओं के कारण मेरे शरीर की रचना होती जा रही है, मैं छोटे से बड़ा होता गया। यस, इन क्रियाओं को उपचय या एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो शरीर की आयतन में या हमारे शुष्क भार में वृद्धि होने को हम बोलते हैं उपचय या एनाबॉलिज्म। आप मेटाबॉलिज्म शब्द बहुत सुने होंगे, यह एनाबॉलिज्म, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसको पूछ सकता है ना, शरीर की रचनात्मक क्रियाओं के कारण शरीर के आयतन एवं शुष्क भार में वृद्धि को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। इस तरीके से आपको एग्जाम में देगा, और अब मैं गारंटी दे सकता हूं मेरे पढ़ाने से पहले अगर एक क्वेश्चन पूछता मैं आपसे तो आप नहीं बना पाते कि शरीर की रचनात्मक क्रियाओं में होने वाली वृद्धि को, या रचनात्मक क्रियाओं में जिससे उसके आयतन में वृद्धि हो या शुष्क भार में वृद्धि हो, उसे किस नाम से जानते हैं? एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। इस तरीके से 3-4 टर्मिनोलॉजी में देता, और आप पक्का है कि आप गलत करके आते हैं, मगर अब आपको गलती नहीं होना है क्योंकि मैंने टोक दिया यहीं पर। जहां रचनात्मक क्रियाओं के कारण शरीर के आयतन एवं शुष्क भार में वृद्धि होती है, इन क्रियाओं को उपचय, तो हिंदी में बोलेगा तो उपचय और इंग्लिश में बोलेगा तो एनाबॉलिज्म कहते हैं। विनाशात्मक क्रियाओं के कारण शरीर के शुष्क भार में कमी भी आती है। जैसे हमारा शरीर बन रहा है वैसे हमारा शरीर विनाश भी होते जाता है धीरे धीरे। जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इन क्रियाओं को अपचय या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो देख लीजिए क्या चीज है, इसको पूछेगा, फिर इसको भी पूछेगा, एक एनाबॉलिज्म पूछेगा, एक कैटाबॉलिज्म पूछेगा, एक है उपचय, एक है अपचय, दोनों को पूछेगा। रचनात्मक क्रियाओं का शरीर के आयतन एवं शुष्क भार में वृद्धि हो रही है तो उसे उपचय या एनाबॉलिज्म बोल रहे हैं।
विनाशात्मक क्रियाओं के कारण शरीर के शुष्क भार में कमी हो रही है तो जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इन क्रियाओं को हम अपचय कहते हैं। तो दोनों चीज पूछ सकता है कि रचनात्मक क्रियाओं के कारण शरीर के आयतन शुष्क भार में वृद्धि को उपचय या एनाबॉलिज्म, विनाशात्मक क्रियाओं के कारण शरीर के शुष्क भार में कमी को कैटाबॉलिज्म या अपचय, या इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन यही से निकलेगा क्या कि जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं? जब आप श्वसन करते हैं तभी आपको भी आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, क्योंकि आपके शरीर में खाने को पचाने के लिए भी आप जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका हम उपयोग करते हैं, है ना। तो इन क्रियाओं को अपचय कहते हैं या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त होती है जो ऊर्जा, उसे आप अपचय या कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। उपचय तथा अपचय क्रियाओं में संतुलन होना आवश्यक है ना। अर्थात शरीर का बनना और शरीर का विघटन होना, शरीर का रचना होना, शरीर का विघटन होना। सर विघटन कैसे हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे भैया पहले आपकी उंगली इतनी छोटी थी, तो यहाँ जब टूटेगी तब तो इसमें नया सेल बनेगा तो इतना लंबा होगा, फिर इतनी लंबी हो गई, फिर टूटेगा तब इसमें और नया सेल बनेगा तब इतना लंबा होगा। इस तरीके से तो विघटन हो के तो आप भैया नया नया शरीर बना रहे हैं ना। जब तो कुछ टूटेगी नहीं तो उसमें आप नया जोड़ेंगे कैसे, इसलिए समझिए आप बात। आइए आगे बढ़ते हैं। तो उपचय तथा अपचय क्रियाओं में संतुलन होना बहुत आवश्यक है ना। शरीर की मरम्मत तथा वृद्धि के लिए, अब मरम्मत खुद देखिए आप हाथ यहाँ कट जाता है, क्या घाव ऑटोमेटिक भरता है कि नहीं भरता, मरम्मत हो रहा है, इसको रिपेयरिंग का काम होता है। हड्डी टूट जाती है, रॉड लगा के जोड़ते हैं, फिर से हड्डी आ जाती है नहीं आती, मतलब शरीर मरम्मत करती है। तथा वृद्धि के लिए अपचय की तुलना में उपचय क्रियाओं का अधिक मात्रा में होना आवश्यक है। अर्थात जब आपके शरीर को रिपेयरिंग करना है, शरीर को भैया मरम्मत करना है, तो जाहिर सी बात है इससे शरीर का आयतन और शुष्क भार में वृद्धि हो, वही क्रिया ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए बोल रहा है कि शरीर की मरम्मत तथा वृद्धि के लिए अपचय यानी कि शरीर के टूटने वाली क्रिया के स्थान पर उपचय क्रियाओं का अधिक होना मात्रा में होना आवश्यक है। तो इस चीज को भी पूछ लेगा एग्जैक्ट ये लाइन उठा करके कि शरीर की मरम्मत तथा वृद्धि के लिए अपचय और उपचय में कौन सी क्रिया सर्वाधिक होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे भैया कि अपचय माने क्या होता है, टूटना, अपचयित होना माने कम होना, टूटना विघटन होना। उपचय माने ऊपर उठना और निर्माण होना और बड़ा होना। तो वही उपचय क्रियाओं का अधिक मात्रा में होना आवश्यक है, क्योंकि शरीर को मरम्मत करना, नया मांस बनाना है, नया हड्डी बनाना है, जो भी। इसलिए याद रखिएगा, इस बात को भी क्वेश्चन पूछेगा। बोला हर एक लाइन, बोला हर एक गहनता समझा के पढ़ेंगे जहां क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखिए बस आप। आगे आपका सजीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। यही वो 12 लक्षण है जहां से फिर क्वेश्चन पूछेंगे। पढ़ते चलिए। पहला भैया निश्चित आकृति तथा आकार, डेफिनाइट शेप एंड साइज। तो ये सजीवों के निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो हमारी एक निश्चित आकृति तथा एक आकार होता है, हमारे डिफिनाइट शेप एंड साइज होता है। जाहिर सी बात है कि नहीं। क्या मैं यहाँ पर अभी हूं तो क्या मेरा आकार बदल जा रहा है क्या? नहीं। इस एक क्षण पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं यहाँ पर रहूं, चाहे मैं धूप वाली जगह पर रहूं, चाहे मैं ठंडी जगह पर, चाहे गर्म जगह पर, मेरा एक निश्चित आकार है और साइज है ना भाई, शेप और साइज है। ठीक है, तो ये सजीवों के लक्षण है। ठीक, चलिए। कोशिकीय संरचना। आप बोलेंगे भैया हमारे सर बॉटल भी तो सर हर जगह एक जैसा रहता है। मगर भैया आप ये बता दो, अगर किसी बहुत ज्यादा गर्म जगह पर मैं जाऊं तो क्या ये गल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? मगर मेरे को ताप भरे महसूस होगा, मगर मुझे वहां से भाग जाऊंगा, मेरे शरीर में परिवर्तन नहीं होगा। मैं जल के नष्ट जरूर हो सकता हूँ और ताप की वजह से मैं गल नहीं सकता, है ना, वही वाला बात है। मगर ये गल जाएगा तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, शेप साइज में, जगह स्थिति के अनुसार। मेटल जो भैया आपके ठंडी स्थान पर सिकुड़ती है, गर्म स्थान पर फैलती है ना, पढ़े ये चीजें, यस मन उनका डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता। दिखने में ऐसे एक पर्टिकुलर क्षण पर दिखेगा आपको, मगर इस परिप्रेक्ष्य में आप समझिए। कोशिकीय संरचना, तो सेलुलर स्ट्रक्चर, अर्थात भाई हम सेल से मिलकर के ही तो बनते आए हैं, है ना। इसलिए दोस्तों सेलुलर स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, ये आप पढ़ेंगे आगे जाकर के। जो पूरे 12 लक्षण है सबके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आज इनके 5 लक्षणों को हम हल्का फुल्का जानेंगे, बाकी बचे लक्षणों को इसके दूसरे पार्ट में हम समझेंगे। दूसरा लक्षण है, ये पूरा 12 पॉइंट पढ़ाऊंगा, इनको याद रखिए। इनसे ही क्वेश्चन बनाएगा कि इनमें से कौन से सजीवों के लक्षण है, कौन से नहीं है। तो पहला हो गया एक निश्चित आकृति तथा आकार का होना, कोशिकीय संरचना या सेलुलर स्ट्रक्चर होना, शारीरिक संगठन या बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होना, हमारे शरीर का एक फिक्सित संगठन है भाई यहाँ। पोषण या न्यूट्रिशन होना, हमारे पोषण मिलता है, हम खाते पीते हैं उससे हमको पोषण मिलता है, यस। प्रचलन तथा गति होना, भाई यहाँ जाहिर सी बात है, हम जो है इंसान, हम प्रचलन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते हैं, दौड़ भाग कर, कूद फांद के। और पेड़ पौधे जो है वो गति करते हैं, अपने स्थान पर रहे। तो प्रचलन में स्थान परिवर्तन होता है, गति में स्थान परिवर्तन नहीं होता है इस परिप्रेक्ष्य में ना। ठीक, तो एक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। श्वसन, रेस्पिरेशन, पेड़ पौधे और हम सब जीव जंतु सभी करते हैं। उत्सर्जन माने एक्सक्रीशन, ये भाई अपना मूत्र, मल और पसीने सबका त्याग करना हम सब करते हैं।
अनुकूलता एडाप्टेबिलिटी, हम अनुकूल होते हैं, जैसे हम ठंडे प्रदेशों में तो उसके अनुकूल अपने शरीर को हम ढाल लेते हैं, गर्म स्थान है तो उसके अनुकूलता हमारे अंदर है ना भाई, याद रखेंगे। जैसे कि पेड़ भी रेगिस्तान में जाते हैं तो पेड़ सिकुड़ करके, पेड़ के पत्ते जो है सिकुड़ करके कांटे में तब्दील हो जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये कांटे जो होते हैं, कांटे वो पत्तियों का ही रूप है, वो पत्तियों का ही रूप है, कांटे पत्तियों का ही परिवर्तित रूप है। भैया आपको ये समझा दूंगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए फिलहाल ये पॉइंट याद रखते चलिए, कैसे कांटे पत्ती का रूप ये बता दूंगा आपको मैं। तो अनुकूलता है ना, अनुकूलता या एडेप्टेबिलिटी। वृद्धि माने ग्रोथ, हमारे सही वृद्धि हो रही है, पेड़ पौधे बड़े होते जाते हैं, ठीक है। 10वां है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, हम अपने तरह संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। 11 है उत्तेजनशीलता यानी कि इरिटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता है ना, इसको भी आप अच्छे समझेंगे जब सब। फिलहाल इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम सबके अंदर घुस करके बहुत ही गहनता से पढ़ने वाले हैं। और जीवन चक्र या लाइफ साइकिल, भाई पैदा हुआ वहां से मरने तक का मेरा एक लाइफ साइकिल फिक्स है, ठीक। तो यह 12 पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सजीवों के लक्षण हैं, जो आप टॉपिक में पढ़े थे कि सजीवों के लक्षण क्या है। तो देखिए जो सजीवों के लक्षण क्या है, यह 12 पॉइंट आपको कोई भी आता पढ़ाता निकल जाता, मगर इससे पहले भी हम कितनी सारी चीजें पढ़ लिए जहां क्वेश्चन बनेगा। यही अंतर है किसी और हमारे क्लास में, क्योंकि हम उस स्थान से क्वेश्चन निकालते हैं, वहां से हम आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए बताइए 12 पॉइंट से इसको रिवीजन कर लीजिए। निश्चित आकृति तथा आकार का होना, कोशिकीय संरचना होना, शारीरिक संगठन होना, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन होना, प्रचलन तथा गति का होना, श्वसन का होना, उत्सर्जन का होना, अनुकूल होना, वृद्धि करना, जनन करना, उत्तेजनशीलता होना या जीवन चक्र। तो 12 लक्षण जो है ये दोस्तों सजीवों के लक्षण। अब इनमें से हर एक लक्षण पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम केवल उनको भी ऊपरी स्तर पे जान रहे हैं, जैसे हम आगे इसमें बढ़ते जाएंगे उन हर एक चीज के ऊपर हम और गहनता से चर्चा करेंगे। तो आइए इसमें हम चर्चा करते हैं 12 लक्षण में, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये, इसलिए इसको 2 हिस्से में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम 1 से लेकर के 5 तक के हिस्से को पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने आ गया है, जो कि भैया पूछा हुआ है ना। चलिए ये संभावित प्रश्न है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेगा, और आप खुद बताइएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो क्या आप एग्जाम में इसको सही कर पाते। ये संभावित प्रश्न मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि उम्मीदें हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सजीव का गुण नहीं है। तो श्वसन सजीव करता है, यस सर करता है। भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्या सजीवों की भोजन की आवश्यकता नहीं होती, गलत बात है सर। क्या सजीव जो है उत्सर्जन करता है, हाँ सर करता है। क्या सजीव प्रजनन करता है, हाँ सर करता है। इसका मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सजीवों के गुण नहीं है। तो भोजन की आवश्यकता सजीव को नहीं होती, यही उसके गुण नहीं है, क्योंकि सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है उसके पोषण के लिए, इसलिए आंसर इसमें हो गया भैया बी। बहुत आसान सा आंसर था, आंसर बी। और आगे देखिएगा, आगे और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, जो एग्जाम में आता तो आप अटक जाते हैं। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताया हूं। अब आगे दोस्तों उन 12 लक्षण में से पहला लक्षण निश्चित आकृति तथा आकार का होना। और इसमें आप देख रहे हैं कि निश्चित आकृति तथा आकार के होने के पीछे हमारा डीएनए स्ट्रक्चर बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि जिस जीव जंतु का जैसा डीएनए स्ट्रक्चर उसकी शारीरिक बनावट वैसी। इसलिए तो आप पता करने के लिए कि भाई कोई अवशेष है वो किसका है, तो उसका डीएनए टेस्टिंग आप करते हैं और बता देते हैं, अरे ये बिल्ली का डीएनए है, कुत्ता का डीएनए है, ये इंसान का डीएनए है, वनमानुष का, ये पेड़ का, ये पौधों का, पेड़ में 20 पेड़ का, पौधों में 20 पौधे का। इसका मतलब हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर दोस्तों वही हमारी निश्चित आकृति तथा आकार डिसाइड करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, सभी पौधों एवं जंतुओं थ्योरी, सभी पौधों एवं जंतुओं की एक निश्चित आकृति तथा आकार होती है। जैसे गाय का एक निश्चित आकृति आकार है, भैंस का, बकरी का, मनुष्य का आदि को उनकी विशेष आकृति द्वारा ही पहचाना जा सकता है। सीधी सी बात है कि गाय कभी हाथी जैसी दिखने लगे तो आप उसको गाय बोलेंगे नहीं, उसको आप हाथी बोलेंगे। यस, मैंने उसकी आकृति की वजह से आप उसे गाय कह रहे हैं। आइए इसी प्रकार आम, नींबू, खजूर आदि के पौधों की भी अपनी एक निश्चित आकृति होती है, जैसी बात है। तो सबकी भी आकृति निश्चित ही क्यों है, क्योंकि इसी आकृति में कोई बनेगा तभी वो आम कहलाएगा, इसी आकृति का कोई होगा तो बकरी कहलाएगा। उनकी स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर। निर्जीव पदार्थों जैसे पत्थर और मिट्टी के ढेर का आकार और आकृति अनिश्चित होती है। अभी सजीव का क्या, निर्जीव का देखिए कि पत्थर और मिट्टी के ढेर का आकार आकृति अनिश्चित होती है। क्या दुनिया के जहां भी आपके पत्थर मिट्टी के ढेर पड़े क्या सब एक ही शेप के हैं क्या, नहीं, सब अलग अलग शेप के हो सकते हैं। बस इसलिए भैया इनकी कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होती है ना। इसमें टेबल चेयर को मत कंसीडर कीजिएगा, उसमें भी आपको पता है कि बदलते रहते हैं। आइए दूसरा बिंदु था भैया आपके निश्चित आकृति आकार के बाद केवल ऊपरी पर जानिए आप
कोशिकीय संरचना। तो आपको पता है कि सर अगर आप एनिमल सेल है, अर्थात एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल और एक है दोस्तों आपका बैक्टीरिया या जीवाणु सेल, तो आपको 3 कोशिकाएं मैं दर्शाया हूं। 3 कोशिका है, 3 सेल है, 3 सेलों का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। जो भी आपके दोस्तों एनिमल सेल इन द सेंस हम जीव जंतु, जो भी जानवर है ना, जीव जंतु जानवर पशु पक्षी, उनके सेल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हम उन सबको अलग से पढ़ेंगे आगे गहनता से, भाई इसमें कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस है ना, कहाँ न्यूक्लियोलस है, कहाँ क्रोमोसोम है, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, हर एक चीज को पढ़ेंगे। और उसको छोड़ दीजिए, फिलहाल ये समझिए कि भाई एनिमल सेल होता था, जीवों में इस तरीके की सेल संरचना पाई जाती है। इससे थोड़ा सा हट करके देख रहे हैं प्लांट, पेड़ों का सेल इस तरीके से होता है। प्लांट में कुछ कुछ चीजें मिसिंग होती है ना, यस। तो प्लांट का सेल थोड़ा अलग दिख रहा है आपको। ये दोस्तों बैक्टीरिया या जीवाणु का सेल ये थोड़ा और आपको अलग दिख रहा है। तो इसके अंदर एक एक चीज क्या क्या है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल देखते चलिए, यहाँ सबकी कोशिकीय संरचना अलग अलग है। इसलिए पेड़ इंसान की तरह नहीं दिखते, जीवाणु पेड़ों इंसानों की तरह नहीं दिखते, इंसान पेड़ों की तरह नहीं दिखते, सब अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि सबकी निर्माण करने वाली संरचना सेल वही अलग अलग है। आइए आगे बढ़ते हैं। सजीवों की शारीरिक संरचना कोशिकाओं से होती है। मैं बताया सेल से या कोशिकाओं से हमारी शारीरिक संरचना डिसाइड होती है कि हमारे शरीर की संरचना कैसी होगी। और क्योंकि उस कोशिका जिससे हमारे शरीर की संरचना बन रही है जब वही अलग अलग है तो हम तो अलग अलग बनेंगे ही। यस, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। लीजिए क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भी कि बताइए शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। दे देगा ऑप्शन आपको, सेल को, टिश्यू को, बॉडी को, ऑर्गन को, इस तरीके से दे देगा, है ना, याद रखिएगा। ठीक, याद रखेंगे। सेल को बोलेगा भाई कोशिका, टिश्यू को बोलेगा भाई ऊतक, है ना, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। शारीरिक तंत्र इस तरीके से आपको दे देगा ऑप्शन। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई भी होती है और क्रियात्मक इकाई भी होती है। सर संरचनात्मक क्यों? क्योंकि सेलों से मिल करके ही हमारी संरचना डिसाइड होती है कि हम इस संरचना के दिखेंगे। और दोस्तों क्रियात्मक क्यों? क्योंकि दोस्तों सेल ही वो है जो आपस में क्रिया कर करके हमारे शरीर में भोजन लेकर के, पोषण लेकर, उसका पाचन करके, उससे ऊर्जा बना के हमारे शरीर को बड़ा भी कर रही है और शरीर को ऊर्जा भी दे रही है, एनर्जी भी दे रही है। इसलिए शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई होती है सेल या कोशिका। तो कारण भी बता दिया मैंने और आपको आंसर भी अब याद रहेगा। कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। जैसे आप देखिए पीछे जीव द्रव्य भरा था, उसमें कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही संपन्न होती है। तो जीव द्रव्य में आपको बता चुका था पहले कि जीव द्रव्य क्या है ना, जिसके माध्यम से आपकी जैविक क्रियाओं का संचालन हो। तो कोशिका में भी भैया जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। सभी जीवधारियों जैसे कि जंतु चाहे पौधों की कोशिकाओं की मूल संरचना समान होती है। इन सबकी, चाहे पेड़ पौधे चाहे जीव जंतु, इनकी कोशिकाओं की जो मूल संरचना हो तो एक जैसी है। जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाएं पूर्व केंद्रकीय प्रोकैरियोटिक होती है। इसको क्वेश्चन को पूछा है और पूछेगा, फिर से बार बार पूछेगा, क्योंकि बच्चे ऐसे जगह जाके डर जाते हैं। पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो आपके जीवाणु या बैक्टीरिया है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है या नीले हरे शैवाल, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल बोलता है। तो जीवाणु तथा ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिकाएं पूर्व केंद्रकीय या कैसी होती हैं? ठीक है, तो बोलेगा भैया पूर्व केंद्रकीय होती है, हिंदी में देगा ऑप्शन तो, नहीं तो यार इंग्लिश में बोलेगा प्रोकैरियोटिक होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। इस तरीके से बोलेगा प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, और 2 ऑप्शन और दे देगा, है ना। तो याद रखिएगा जो भी जीवाणु है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। जहां जहां क्वेश्चन बता रहा हूं उस क्वेश्चन का बोले क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, आएगा एग्जाम में वो। तो जो भी जीवाणु तथा ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल हैं उनकी कोशिकाएं पूर्व केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक होती हैं। ये क्वेश्चन बनेगा। इनमें संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, और जिनमें संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, जिनमें संगठित माने इनके केंद्रक की कोई संगठन, एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि इनके जीवाणु तथा ब्लू ग्रीन एल्गी के जो केंद्रक है उनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फिक्स संगठन नहीं है, कोई फिक्स आकार शेप नहीं है। समझ आ गया बात? मगर जिनका फिक्स आकार या शेप है जिनके केंद्रक का, वो दोस्तों है प्लांट सेल, है ना, जीव है प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, जिनके केंद्रक का संगठन फिक्स है ना, जिनका केंद्र की एक संगठन स्ट्रक्चर या फिक्स स्ट्रक्चर के रूप में है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जिनका केंद्रक संगठित है वो जंतु पौधे हैं या वो यूकैरियोटिक सेल है। क्या यूकैरियोटिक? जिनका केंद्रक संगठित नहीं है वो दोस्तों आपके प्रोकैरियोटिक। ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार ध्यान रखिएगा। और उसके एग्जाम्पल कौन आते हैं प्रोकैरियोटिक के? जीवाणु, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल। विषाणु यानी कि वायरसेस कोशिका से बने नहीं होते हैं। ये कोशिका से बने ही नहीं होते।
इनका निर्माण प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से होता है, इसलिए तो एक विषाणु आदमी के नाक में दम कर देता है, जैसे कोरोना वायरस या कोरोना विषाणु। उस विषाणु को समझने में तो पूरी दुनिया की आधी कितनी सारी जनसंख्या मर गई, क्योंकि भाई वायरस का स्ट्रक्चर ही अजीब सा होता है। विषाणु कोशिका से बने नहीं होते, अर्थात इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती। इनका निर्माण किससे होता है, क्वेश्चन पूछा है, बोलेगा विषाणु का निर्माण किनसे होता है, प्रोटीन, ग्लूकोज, इस तरीके से आपको दे देगा, कैल्शियम, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। आपको याद रखना है कि विषाणु का निर्माण प्रोटीन से और न्यूक्लिक अम्ल से होता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल इज इक्वल टू विषाणु। ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद ये सब क्वेश्चन हाईलाइट हो गए हैं। तो कोशिका से बने नहीं होते, है ना, याद रखिएगा। चलिए, इसमें कोशिका होते हैं, एक संगठन होते हैं, इसमें कोशिका होते हैं, हमारे संगठन में नहीं होते, और इसमें कोशिका तो होते ही नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये तीनों लाइन से क्वेश्चन बनेगा। विषाणु निर्जीव तथा सजीव के मध्य की कड़ी कहलाते हैं। मैं आपको सबसे शुरुआत में पढ़ा चुका था, आगे कि नहीं वो विषाणु निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी है, क्योंकि जब तक विषाणु आपके शरीर से बाहर, किसी जीव जंतु इंसान के शरीर से बाहर है, वो निर्जीव होकर के इसी टेबल पे या इसी रिमोट पर यहाँ पे पड़ा होगा कोई विषाणु। जैसे उसको टच करके मैं अपने नाक के मुंह को छूंगा, मेरे शरीर के अंदर जाएगा तो जीवित हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ था तो मृत था, शरीर के अंदर जाके जीवित, इसलिए वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है ना। इसलिए विषाणु हमेशा ही, वायरस हमेशा ही साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी रिसर्च का विषय रहा है। इसलिए तो वो पढ़े थे कि भैया वुहान के लैब में वायरस पे ही रिसर्च हो रहा था, है ना। क्योंकि सोचिए, अगर क्वालिटी, अगर इससे कुछ हम एडप्ट करना सीख ले तो इससे क्या होगा, कोई भी आदमी अमर हो सकता है, कोई भी आदमी कभी मरा हुआ हो सकता है और कोई भी आदमी कभी भी अमर हो सकता है, अगर उसको विषाणु से क्वालिटी वो सीख ले कि जीवित कैसे हो सकते हैं, विषाणु कैसे जीवित होते हैं। अगर ये क्वालिटी हम सीख गए तो भैया हम भी कभी भी जीवित हो सकते हैं। तो कोई भी जो बड़ा आदमी मरना, हर कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता नॉर्मली, तो हर व्यक्ति चाहूंगा मैं जीऊंगा, तो इसलिए बहुत बड़े रिसर्च का विषय है ना। तो विषाणु ये पूछ लेगा, इनमें से कौन से निर्जीव सजीव के भी मध्य की कड़ी कहलाती है, विषाणु, जीवाणु, पैरामीशियम, ऐसे दे देगा। तो याद रखिए, विषाणु निर्जीव तथा सजीव के मध्य की कड़ी कहलाते हैं। क्वेश्चन है आप सबके सामने, देखते हैं कितने बच्चों से बनने लायक है। शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो सेल या कोशिका। तो भैया आंसर है सेल या कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई मिलती है। संरचनात्मक क्यों, क्योंकि इसी से मिलकर हमारे शरीर का संरचना डिसाइड होता है, और क्रियात्मक क्योंकि यही क्रिया करके हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। आइए, तो आंसर स्पष्ट हो गया, डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आ गया पॉइंट 3, 5 लक्षणों में से पहला तो भी आपके शरीर के शारीरिक संरचना और उसका संरचना, आकार और निश्चित आकार और आपका वो आकृति तथा आकार, है ना। पॉइंट 2 आप पढ़ चुके हैं भैया। अब आप आ रहे हैं पॉइंट 3 पर, शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन क्या होता है कि दुनिया में कोई भी चीज, जो भी हम जीव जंतु बात हो रहा है, वो दोस्तों उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है एटम। एटम से बहुत सारे, फिर देखिए एक एटम था, बहुत, इसको पूछते, इसके सीक्वेंस को पूछा है ना, इसलिए बता रहा हूं मैं, इसलिए याद रखिए एटम, है ना। बहुत सारे एटम से मिलकर के बनता है मॉलिक्यूल। बहुत सारे एटम से मिलकर के बनेगा, बहुत सारे एटम से मिलकर के बनेगा मॉलिक्यूल। इसको, इस सीक्वेंस को पूछा है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाई एटम है। बहुत सारे एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, इसकी हियरार्की को पूछता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल, माने मॉलिक्यूल से मिलकर के बन गए मैक्रो मॉलिक्यूल। दिख रहा है, एक था एटम, बहुत सारे एटम मिल तो बन गया मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल गया तो बन गया भाई आपका मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल मिल गया तो बन गया ऑर्गेनली। इसको ऐसे ही इंग्लिश में याद रखिए, ऐसे ही पूछेगा आपसे, ऑर्गेनली। जब बहुत सारे ऑर्गेनली मिलते हैं तब दोस्तों बनते हैं आपके क्या, सेल। इसको आप बोलते हैं कोशिका। तो देखिए, कोशिका से भी पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, कोशिका तक, जो कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इससे पहले भी इतनी सारी चीजें हैं कि भाई शरीर में आप आकर के एक एटम बना, एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना मैक्रो मॉलिक्यूल, उससे बना ऑर्गेनली, कोशिकांग, इसको बोलते हैं कोशिका। ऑर्गेनली को हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग, अर्थात कोशिकांग, अर्थात कोशिका के अंग, अर्थात जिन अंगों से मिलकर के कोशिका बनी है, कोशिकांग या ऑर्गेनली कहलाते हैं। ठीक, चलिए, क्योंकि कोई कोशिकांग है ना। चलिए, क्योंकि कोशिका यानी सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर के बनता है, कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बन गया क्या, टिश्यू। ये लिखा हुआ है टिश्यू, देखो लिख देता हूँ टिश्यू, ये है टिश्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक, है ना, ऊतक। लीजिए,
फिर बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के या ऊतक से मिलकर के बनते हुए आपका क्या, बॉडी के ऑर्गन 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 ऑर्गन, यानी कि अंग अंग अंग, हिंदी में अंग। अभी बहुत सारे अंगों से मिलकर के बनते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम, यानी कि हिंदी में बोलते हो तंत्र तंत्र तंत्र। अभी बहुत सारे तंत्रों से मिलकर के बनती है हमारी शरीर, या इंग्लिश में बोले तो बॉडी। तो दोस्तों जो आपको जो बॉडी आपकी ऐसी दिखाई देती है वो बहुत सारे सिस्टम से मिलकर के बनी है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, यस, उन सब से मिलकर तो अपनी शरीर बनी है ना, यस। फिर बहुत सारे जो तंत्र है दोस्तों आपके बहुत सारे अंगों से मिलकर बने, जैसे पाचन तंत्र में आपका भैया बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, ये सब आ जाते हैं, स्टमक है ना, पैंक्रियास, सब चीज आ जाती है, यस, बहुत सारे अंगों से मिलकर बनते हैं। बहुत सारे अंग जो है बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के बने हैं, ठीक, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के अंग बनता है एक ठो, हर अलग अलग टिश्यू से अलग अलग अंग बनता है। फिर जो बहुत सारे टिश्यू है दोस्तों ये आपके बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हैं। फिर जो बहुत सारे सेल है, कोशिका है, बहुत सारे कोशिकांग से मिलकर के बने हैं। बहुत सारे कोशिकांग आपके माइक्रो और मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके एटम से मिलकर बना है। अर्थात ये पूछता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी तो है वही है एटम, और इसके सीक्वेंस को भी पूछता है, ये बात याद रख लीजिएगा। एटम मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं पूछता जनरली, एटम मॉलिक्यूल ऑर्गेनली इसको भी नहीं पूछता, एटम मॉलिक्यूल सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, इस सीक्वेंस को पूछता है। इसलिए सीक्वेंस को जो मैं बनाया हुआ है हिसाब से इसको वैसे ही याद रखिएगा। इसको आपको दे देगा, बीच का कुछ भी चीज गैप कर देगा, गायब कर देगा, पूछ लेगा। ये इसमें कभी से क्वेश्चन बन सकता है कि बहुत सारे ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं, तो बहुत सारे ऊतकों के समूह को ऑर्गन कहते हैं। बहुत सारे सेल के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ध्यान रहेगा। बहुत सारे एटम से मिलकर के किसका निर्माण होता है, मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, ठीक। बहुत सारे सेल से मिलकर के किसका निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। बहुत सारे टिश्यू से मिलकर किसका निर्माण होता है, अंगों का। बहुत सारे अंगों से मिलकर के बनता है तंत्र, तंत्रों से मिलकर बनता है शरीर या बॉडी। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा घुमा के पूछेगा। मैं आपको हिंदी इंग्लिश सब दोनों नाम दे दिया हूं, तो इसको दिमाग में कंठस्थता के साथ स्थापित कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। जीवधारियों के शरीर का संगठन कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्रों से होता है। अंग तंत्रों द्वारा शरीर की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि। कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र से बनता है शरीर। जो आपको पीछे बताया वही सीक्वेंस लिखा है और इससे क्वेश्चन बनता है। सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना भी आपका टिश्यू ऑर्गन लिख दिया है, टिश्यू सिस्टम लिख दिया, इसको मत याद किया। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ये हो गया, ठीक। और बॉडी, ये सीक्वेंस है। निर्जीवों का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर के होता है। देखिए हमारा निर्माण किससे हो रहा है, एटम, मॉलिक्यूल है ना, सेल, इनसे मिलकर के। और निर्जीवों का निर्माण छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के होता है, जैसे कार्बन के पार्टिकल्स है ना, इस तरीके से अलग अलग चीजों के पार्टिकल्स से या कणों से मिलकर के बनते हैं। तो सजीव किससे मिलकर बनते हैं, इनसे। और निर्जीव छोटे छोटे कणों या पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको दे सकता है कि सजीवों का निर्माण किससे होता है, सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म क्या होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स से। तो आपको पार्टिकल नहीं लेना है ना, लेना भाई आपको एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी, इस तरीके से ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी। मानव निर्जीव वस्तुओं से विभिन्न प्रकार के उपयोग उपकरण, वाहन आदि बना लेता है। इसके लिए निर्जीव वस्तुओं को व्यवस्थित करना होता है। जैसे कि अभी निर्जीव वस्तु ही था जिस स्टील से बना है, तो मगर इसको भी हमें व्यवस्थित कर करके टेम्परेचर डाल करके एक निश्चित प्रोसेस से गुजार के एक निश्चित शेप में डाल के बॉटल बना लिया। इसी स्टील से हम कुछ और भी बना सकता हूँ। तो वही चीज बोल रहे हैं कि हम निर्जीव वस्तुओं को व्यवस्थित करना होता है, उससे एक निश्चित उपकरण, वाहन, कुछ भी बनाने के लिए। आता है दोस्तों चौथा पॉइंट आपका पोषण। जैसे हमको रोटी खाए तो उससे हमको क्या मिल रहा है, चावल खा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, शरीर हमारा चल रहा है, वही चीज। तो पोषण, जैसे पेड़ दिख रहा है आपको पोषण प्राप्त करता है ना। जड़ से जमीन लेता है, जमीन से जो जड़ है वो पानी ले लेता है। यहाँ से भी आपका प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण कर लेता है। तो भोजन निर्माण करके पोषण लिया ना अपना, यस। तो वही चीज बात हो रही है इससे। चलिए, और उत्सर्जन के रूप में ऑक्सीजन छोड़ देता है अपने से बाहर। चलिए, तो भाई जड़ क्या लेता है, जमीन से वाटर और मिनरल्स लेते हैं। चित्र से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसे जल और मिनरल्स लेकर के ये अपने शरीर में लेके जाता है सूर्य की उपस्थिति में। भाई यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पौधे ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं।
तो आप बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण के द्वारा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश मिल रही है, उससे दोस्तों यह रासायनिक ऊर्जा कर करके या केमिकल रिएक्शन करके अपने लिए भोजन निर्माण कर रहा है। इसलिए पौधों में भोजन निर्माण या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो भैया प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पोषण, जैसे हम रोटी वोटी खाए तो हमको मिलता है पोषण, उससे चावल वावल हम इसलिए तो खाते हैं। जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवधारियों को आवश्यक ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। क्या? जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवधारियों को आवश्यक ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त होती है। भोजन का ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? भोजन जो हम कर रहे हैं दोस्तों जटिल अणु है, उसको से सरल अणुओं में तोड़ना है ना। हम सरल अणु तोड़ने के लिए भगवान ने हमको ऐसा शरीर दिया है। कितना बड़ा रोटी आप खा रहे हैं, उसको आप चबा चबा कर छोटे छोटे टुकड़े मुंह में तोड़ लिए, उससे पचा करके कुछ और हम माल्टोज निकालिए, सुक्रोज निकालिए, उसको फिर स्टमक में वहां पच करके उससे और जो हमारे काम चीजें वो हम निकाल लिए, फिर हमारे शरीर में वो ब्लड में घुल करके हमारे शरीर में कोशिका में जाकर उससे ऊर्जा बन रहा है और जो वेस्ट पदार्थ तो निकल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यही चीज कि जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे श्वसन तंत्र को चलाने के लिए, प्रजनन तंत्र को चलाने के लिए, उत्सर्जन तंत्र को चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। तो जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवधारियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जब भोजन का ऑक्सीकरण का मतलब भोजन का, ये क्वेश्चन ही पूछता है भोजन के ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, कॉम्प्लेक्स अणुओं का सिंपल अणुओं में टूटना। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स अणु का सरल अणुओं में, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही भोजन है या भोजन का ऑक्सीकरण है। अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटना ही आपका कहलाता है भोजन का ऑक्सीकरण। देखिए उसके नाम में सबसे लिख दिया कि भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी बनेगा। अतः जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम भोजन करना बंद कर दें तो हम मर जाएंगे ना। यस, इसीलिए क्योंकि हमारे शरीर की सभी जैविक क्रियाएं जो हमको जिंदा रखी हैं उनको चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए और हम भोजन से ऊर्जा मिलती है। हम भोजन बंद कर दिए तो ऊर्जा नहीं मिला, ऊर्जा नहीं मिला तो सभी जैविक क्रियाएं बंद हो गई और हम मृत हो गए। दैट्स वाई कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा दिन भूखे रहता है तो भैया मर जाता है। जैसे पुट्टी श्री रामल्लु आमरण अनशन किए थे तेलुगु को आंध्र प्रदेश की राजभाषा घोषित करने के लिए, तो भाई 56वें दिन कितने दिन उपवास रहते तो फिर उनका देहांत हो गया था, देहावसान हो गया था। तो इसलिए क्योंकि वो भोजन नहीं ले रहे थे तो उनके शरीर में ऊर्जा नहीं बना, ऊर्जा नहीं बन तो उनकी जैविक क्रिया में, भाई जैविक क्रियाओं को चलने के लिए ऊर्जा नहीं मिली, इसलिए उनकी जैविक क्रियाएं बंद हो गई और उनका देहांत हो गया। तो याद रखिएगा, इसे एक और क्वेश्चन भी आपको बता दिया। पोट्टी श्री रामुलु नाम था, जो आमरण अनशन किए थे कि आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज को, तेलुगु को आंध्र प्रदेश की राजभाषा घोषित की जाए। जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करना, अब आप भोजन खा लिए, उसका पाचन होगा जिससे भी आप, और उसको पाचन का मतलब क्या होता है ये भी याद रखिए। भोजन का पाचन का मतलब भोजन के जटिल अणुओं का उसके सरल अणुओं में टूटना। फिर अवशोषण होना, जो अब सरल अणु में टूट गया उसे अवशोषित कर लीजिए, मतलब उसको शरीर से खींच लीजिए, उनको खून में मिला दीजिए, है ना। यस, पाचन तंत्र के शरीर से अंग से खींच के उसको खून में मिला दीजिए, अवशोषण के लिए एब्जॉर्ब कर लिया आप। यस, फिर स्वांगीकरण मतलब जिसको आप खींचे भैया उसको जरूरी जिस अंग तक पहुंचाना पहुंचा करके उसका पाचन कीजिए। तथा बहिक्षेपण, उसमें जो आपको वेस्ट पदार्थ है उसको बाहर उत्सर्जित कर देंगे, निकाल देंगे, है ना। जैसे हम जो भी खाते हैं, हम सुबह अपना मल त्याग करते हैं ना। यस, फिर पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो पोषण के अंतर्गत आपका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण पोषण के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि पाचन के अंतर्गत क्या चीज, जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करने में पोषण के अंतर्गत क्या क्या था। पोषण, कोई जीव पोषित कब कहलाएगा? जो व्यक्ति खा रहा है तो भोजन वो ग्रहण कर रहा है, उसका पाचन हो जाए हमारे शरीर में तो भैया तभी आप पोषित होंगे। जब तक वो पचेगा नहीं, उससे जब पचेगा नहीं तो सरल अणु में टूटेगा नहीं, सरल अणु में टूटेगा नहीं तो आप उसको अवशोषित करोगे नहीं, अवशोषित करोगे नहीं तो भैया जाकर के स्वांगीकरण अर्थात जहां जाकर के मिलना चाहिए ऊर्जा बनने के लिए वहां पहुंचेगा नहीं, फिर आपका ऊर्जा मिलेगी नहीं, फिर आपको जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो आपके शरीर से बाहर होगा नहीं। इनमें से कोई भी चीज आपकी मिसिंग हो गई तो आपका शरीर पोषण नहीं है, पोषण स्तर पे आपके कमी है। इसलिए पोषण में पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण ये सभी चीजें शामिल हैं, इसलिए ध्यान रख लीजिए। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन एंड बहिक्षेपण, एक्सक्रीशन। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये तो जीव जंतुओं की बात। और पौधे कैसे बनाते हैं? पौधे अपने लिए भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। ये चीज बोल रहे हैं।
ठीक, कि प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो प्रकाश और पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से अपने लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्लियर? कार्बनिक पदार्थों में प्रकाश ऊर्जा, यही चीज देखिए, कार्बनिक पदार्थों में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो यही चीज पूछता है कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। और जो कार्बनिक भोजन वो बनाए हैं पेड़ पौधे, उसी में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया और उसी ऊर्जा से पेड़ पौधे अपनी वृद्धि करते हैं। हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। अब हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा गया है, आगे बढ़िए। जंतु अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, तो वे उत्पाद हम वो उपभोक्ता। बताइए, अगर इस दुनिया से पेड़ पौधे खत्म, तो पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जानवर खत्म, और जो जीव पेड़ पौधे खाते हैं, पेड़ों में सारी सब्जी भाजी सब खत्म, तो उनको खाने वाले इंसान जो वेजिटेरियन वो खत्म, उनको खाने वाले जीव जंतु जो वो खत्म, जो जीव जंतुओं को खा के जो लोग जीवित रहते हैं वो भी खत्म। इसलिए भैया पूरी दुनिया के सबसे मेन चीज क्या है, पेड़ पौधे ही है ना। पेड़ पौधे किससे जीवित है, सूर्य की रोशनी, जल वाले सब चीजों से। इसलिए आपको जमीन, जल, सूर्य, ये सब चीज को अच्छे से संरक्षित करने चाहिए। इसलिए प्रकृति को बचाना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रकृति है तभी तक हम हैं। समझ में आ गई बात है आपको, कि हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। तो पूछता है कि पेड़ पौधों को किस कैटेगरी में रखा जाता है, उत्पादक की या उपभोक्ता के। तो पेड़ पौधों को आप उत्पादक की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वह कोई भी दुनिया को उत्पादक किसे कहते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करे, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करे, जो अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर हो, वही उत्पादक होता है। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, वो उपभोक्ता होता है। जैसे हम मानव, इंसान, जीव जंतु, भेड़ बकरी, गाय, शेर, भालू, हम लोग भैया जो वेजिटेरियन जीव जंतु जानवर हैं, वो भाई घास फूस खा के जिंदा बने। हम अपने भोजन के लिए किसी घास फूस पेड़ पौधे पे जीवित है, आधारित है, ये डिपेंडेंट है। जो मांसाहारी है वो किसी और जीव के मांस पे डिपेंडेंट है। अर्थात जो भी अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो, सब उपभोक्ता कैटेगरी में आते हैं। और जो अपने भोजन के लिए खुद पर डिपेंडेंट है, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, वही दोस्तों आपको उत्पादक कहलाता है। तो पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं कि नहीं, है ना, वो किसी डिपेंडेंट है नहीं, वो अपने भोजन में सूर्य, जमीन, जल, पानी लिए खुद से अपना भोजन बना लिए, वो किसी और को काटने, मारने, पीटने नहीं जा रहे हैं, है ना। मगर हम जो जीव जंतु भैया, हम या तो पेड़ पौधों को खा के जीवित है, या भैया हम जीव जंतुओं को खा के जीवित है। तो हम अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम उपभोक्ता कैटेगरी में है, चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे। तो सारे जंतु उपभोक्ता कैटेगरी में आते हैं और सारे पेड़ पौधे उत्पादक कैटेगरी में आते हैं। बात ध्यान रखिएगा। ये पूछता है क्वेश्चन, गलत कथन का चयन कीजिए। मैं देखूंगा आप में से कितने बच्चों से क्वेश्चन बनता है या समझ भी पाते हैं आप। गलत कथन चयन करना है ना, जो गलत होगा ऑप्शन में से उसको चयन कीजिए। ऑप्शन, जीवधारियों को आवश्यक ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। तो जीवधारियों को आवश्यक ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। क्या जीवधारियों को आवश्यक ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है ना, भोजन के ऑक्सीकरण से हमको ऊर्जा मिलती है, क्या ये बोल रहे हैं, ठीक है। निर्जीवों का निर्माण छोटे छोटे कणों या पार्टिकल से होता है, क्या, हाँ हम पढ़े हैं ये भी। कार्बनिक पदार्थों में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो क्या मैंने हर एक पॉइंट पे आपको आइटम जोड़ दिया कि नहीं दिया, यस। इसका मतलब भैया आप क्या पढ़ रहे हैं, इसमें से गलत कथन को छांटना है। सर इसमें तो तीनों ही सही है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्योंकि सर गलत कथन छांटना और ये तीनों ही सही है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही सही है। इतना ज्ञान जब पढ़ा है टुक टुक के, इसलिए आप इसका आंसर बता पाए। अन्यथा अगर क्वेश्चन सीधे आ जाता तो आप बहुत कंफ्यूजन हो जाता, और अपने आप में सिंगल एक लाइन का भी क्वेश्चन बनता है नहीं। लास्ट आ गया दोस्तों, जिसको हम पढ़ने वाले आज का फाइनल 12 लक्षणों से 5 और टॉपिक, फिर बाकी के लक्षण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो है प्रचलन तथा गति। अब आपको अंतर समझना जरूरी है, प्रचलन क्या है, गति क्या है। ये वह पेड़ है दोस्तों जिसके बीच में अगर कीड़ा बैठ जाए तो दोस्तों अपने आप को बंद कर लेता है। दिख रहे इसमें लिक्विड जैसे दिख रहे हैं आपको, यस। उस लिक्विड में चिपक जाएगा, फिर दोस्तों पेड़ अपने आप को बंद कर लेगा। फिर उसी को कीट भक्षी पौधा आप सुने हैं, फिर उसी से पाचन करके अपने शरीर को चलाता है। यस, वही है कीट भक्षी पौधे का ड्रोसेरा, जिसे आप बोलते हैं ड्रोसेरा, उसका एक इमेज समझिए आप। आइए आगे पढ़ते हैं। जंतुओं में प्रचलन तथा पौधों में गति होती है। ये ध्यान रखिएगा, यहीं से पूरे अंतर है कि प्रचलन और गति में अंतर क्या है। तो जंतुओं में प्रचलन होती है तथा पौधों में गति होती है, दोनों एक चीज नहीं है प्रचलन और गति। जंतु प्रचलन करता है, पौधे गति करते हैं। अब प्रचलन गति में क्या अंतर आप समझ जाएंगे आप।
यह आंतरिक कारणों से स्वतः होती है। अब आइए देखिए वो कारण क्या है। जंतु भोजन एवं सुरक्षा के कारणों से स्थान परिवर्तन करते हैं, इस क्रिया को प्रचलन कहते हैं। अर्थात हम अपने भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमारे अपने स्थान को हम परिवर्तित कर सकते हैं, अपने स्थान को हम परिवर्तित कर लेते हैं। तो स्थान का परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं, हम प्रचलन करते हैं, अर्थात हम चल करके हम कहीं भी और प्रस्थान कर सकते हैं। हम प्रस्थान कर सकते हैं चल करके, हम चल करके कहीं भी जा सकते हैं। मुझे यहाँ भोजन नहीं मिला, मैं 100 मीटर आगे जाके भोजन प्राप्त कर लिया। मगर क्या पेड़ पौधे वैसा करते हैं? नहीं, पेड़ पौधे चल करके नहीं जाते। कुछ पेड़ पौधे हैं जो चलते हैं, ऐसा दुनिया में भी है, मगर नॉर्मली पेड़ पौधे चल करके कहीं नहीं जाते, है ना। वो अपने स्थान पर रहेंगे और वहीं से रह करके अपने भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए गति करते हैं। जैसे भैया उनकी सूर्य की रोशनी से उनका भोजन बनेगा, तो आप देखेंगे कभी भी अपने घर पे गौर कीजिएगा, जिस दिशा से सूर्य उगता है सभी पेड़ की झुकाव उस तरफ ही हो जाती है। पेड़ ऑटोमेटिक ऐसे नहीं बढ़ते, इधर सूर्य तो इधर झुक जाते हैं, इधर सूर्य तो इधर झुक जाते हैं। अर्थात वहीं अपने स्थान पे रह रहे ही गति जरूर कर रहे हैं। वो इधर झुक रहा है, ये इधर झुक रहा है, आगे सूर्य तो आगे झुक रहा है, पीछे सूर्य तो पीछे झुक रहा है। मगर यहाँ तक अगर दीवार खड़ा करेंगे तो वो और ऊंचा ऊपर की ओर गति करता है, अपने आप को और ऊंचा कर लेता है कि सूर्य की रोशनी प्राप्त हो भोजन निर्माण के लिए। इसलिए पौधे गति करते हैं, स्थान नहीं बदल रहा है। वो बिना स्थान बदले ही अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए गति कर रहा है। तो स्थान मैटर करता है। जहाँ स्थान बदल रहा है वो होते इंसान, जीव जंतु दोस्तों आपके प्रचलन करते हैं, और जो अपने स्थान नहीं बदल रहा है दोस्तों करता है गति। तो पौधों में होती है गति और जंतु में होता है प्रचलन। अंतर समझ में आया? यस। यही पूछ सकता है आपसे बहुत बार कि पौधों द्वारा, देखिए क्वेश्चन बनता अब कैसे कि पौधों द्वारा सूर्य की रोशनी की ओर अपने तने को मोड़ना क्या है? प्रचलन करना, गति करना, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्सुक होना, कैसे भी ऑप्शन बना के देगा आपको। अब आप समझ चुके हो भैया, गति करता है पेड़, प्रश्न करते हैं इंसान जीव जंतु। यस, चलिए क्वेश्चन भी हो गया। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः पौधे स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। पौधे स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। पौधे स्थिर रहकर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को प्रदर्शित कर। उद्दीपन मतलब भैया उनको उद्दीपन किस ओर होगा? जिधर सूर्य की रोशनी उस ओर वो जाने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने शरीर को, अपने तना को, अपने डंगाल को, सबको उस ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अरे उधर सूर्य मिल रहा है, उधर झुको झुको, ऐसे झुक जाओ। अरे इधर सूर्य मिल रहा है, अरे इधर झुक जाओ भाई, इधर मिल रहा है सूर्य, इधर से रोशनी मिलेगी तो मैं खाना बना लूंगा। अरे मेरे सामने दीवार खड़ा हो गया, थोड़ा ऊपर चलो, ऊपर गति कर लो भाई, तो सूर्य मिले तो मैं खाना बना लूं। बस ऐसे ही है ना। इसलिए पेड़ पौधे गति करते हैं। पौधे स्थिर रहकर उद्दीपन के प्रति, मैंने सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये तो कोई ऊपर की बात हो। नीचे उनको जल नहीं मिला तो और नीचे गति की, अपने जड़ों को और लंबा किया, जल को प्राप्त करने के लिए, मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए और नीचे जड़ों को फैलाते गए। यस, इसलिए पेड़ पौधे ऊपर की ओर अपने बाहरी वातावरण में और अंदर की ओर भी गति करते हैं। तो पेड़ पौधे स्थिर रह करके गति जरूर करते हैं। क्लियर? आइए, सामान्य स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति या मूवमेंट कहते हैं। जैसे तना प्रकाश की ओर तथा जड़ भूमि की ओर मुड़ जाती है ना। जड़ भी पानी की तलाश में अंदर गति कर रहे हैं जमीन के। यस, और तने जो है सूर्य की रोशनी के लिए, तना प्रकाश के लिए गति कर रहा है। छुई मुई का पौधा छूने से मुरझा जाता है, देखिए वो भी उसकी गति है। जैसे हम छुए तुरंत वो गति करके अपने आप को मुरझा लिया। यस, तो भी उसकी गति है। सूरजमुखी के पुष्प, जो सूरजमुखी के फूल होते हैं ना दोस्तों, सूर्य की स्थिति के अनुसार अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। जैसे मैं सूरजमुखी फूल, वैसे सूर्य इधर है ना तो मैं धीरे धीरे अपने फूल को इधर मोड़ लूंगा, सूरजमुखी पेड़ इधर है ना तो इधर मोड़ लूंगा। हाँ, ऐसा होता है, आप देखेंगे कभी भी सूरजमुखी खेती होगी, अगर सूर्य की रोशनी इधर है तो फूल इधर ही दिखेंगे आपको, फूल कभी ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो वैसे हो गया भाई, सूरजमुखी का पुष्प सूर्य की स्थिति के अनुसार अपनी स्थिति को बदलता है। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन बन जाएगा। इसे प्रचलन कहते हैं, इसे गति कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे भैया इसे गति करना कहते हैं। छुई हुई का पौधा छूने से मुरझा जाता है, ये इसमें क्या, इसे क्या कहते हैं? प्रचलन कहते हैं, गति कहते हैं? भाई गति कहते हैं। एक कोशिकीय शैवाल क्लेमाइडोमोनास, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बनेंगे यहीं से। एक कोशिकीय है ना, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय शैवाल क्लेमाइडोमोनास, बहुकोशिकीय शैवाल वॉलवॉक्स, अनेक पौधों के युग्मक यानी गैमेट्स, चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर्स आदि सिलिया या फ्लैजिला की सहायता से स्थान परिवर्तन करते हैं। अभी सिलिया फ्लैजिला क्या है याद रखिए। कौन कौन भैया? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, पौधों के गैमेट्स, जूस्पोर्स या चल बीजाणु, ये किसके माध्यम से गति करते हैं? इनको गति करना है तो ये अपनी गति करते हैं सिलिया या फ्लैजिला की सहायता से। सिलिया फ्लैजिला क्या है? आइए मैं थोड़ा यही समझा देता हूं।
और भी आप ऐसे देख रहे हो कि भैया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखे थे, इनके पीछे से पूछ जैसी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। यस दोस्तों, ये गति कैसे करते हैं, ये इसी पूछ को ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के ढकेल ढकेल के ऊपर जाते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के ढकेल 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 के ऊपर जाते हैं। तो ये दोस्तों सीलिया या फ्लैजिला, इसीलिए सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं इसी पूछ, जिसको आप हिंदी में पूछ बोल लीजिए, इसी पूछ या सीलिया या फ्लैजिला के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। कौन कौन? क्लाइडोमोनास है ना, वॉलवॉक्स, जूस्पोर्स, गैमीट्स, ये बात ध्यान रखिएगा, फ्लैजिला की सहायता से या सीलिया की सहायता से स्थान परिवर्तन करते हैं। ये क्वेश्चन वहां से बनेगा। ड्रोसेरा कीट भक्षी की स्पर्शक कीट के संपर्क में आने पर बंद हो जाते हैं। वही मैं बोला, कीट भक्षी पौधा को क्या बोलते हैं? ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा दोस्तों जिसे कहते हैं कीट भक्षी एक पौधा है, जैसे कीट उसके उस लिक्विड में बताया, दिखाया था पीछे, लिक्विड दिखाया था मैं, देखिए लिक्विड आपको दिख रही है। यस, जैसे इसके दोस्तों ये जो बाल जैसे दिख रही है, जैसे इस पे बैठे तो उसके स्पर्श में पता चलता कोई आगे बैठा है, फट से बंद हो जाएंगे। तो वो गति की है ना, जैसे उसमें टच हुआ गति हुआ, फट से बंद हो गया, गति करके बंद कर लिए। यस, तो ड्रोसेरा में भी गति होता है। अपने भोजन के लिए बंद किया ना हो, तो ड्रोसेरा कोई कीट भक्षी पौधा बोलते हैं। ये स्पर्शक कीट के स्पर्श होते ही संपर्क में आने पर बंद हो जाते हैं। क्लियर? चलिए भैया, तो आज की क्लास को हम 12 लक्षणों में से हमने 5 लक्षणों को अलग से पढ़ा है, अच्छे से जाना है, पहचाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा, है ना। तो 12 लक्षणों में सर 12 में हमने निश्चित आकृति तथा आकार को पढ़ लिया, कोशिकीय संरचना को पढ़ लिया, शारीरिक संगठन को पढ़ लिया, पोषण को पढ़ लिया और प्रचलन तथा गति को पढ़ लिया कि अंतर क्या है। बाकी के हम जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बचे हैं, इन लक्षणों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहीं पे आज की क्लास होती है समाप्त। आप सबसे लेता हूं अलविदा और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास आज का बहुत पसंद आएगा। क्लास कैसा लगा? हम एकदम सिलेबस वाइज चलते चल रहे हैं, हमारा सिलेबस थोड़ा सा भी मिस नहीं हो रहा है, इसलिए भैया आप ध्यान रखिएगा। देखिए सजीव इकाई 7 से पहले 1 से लेकर 6 तक है, वो गणित है ना। तो भैया इकाई 1 से लेकर 6 तक गणित है, 7 से लेकर के होता है विज्ञान चालू। तो साथ में सजीवों के लक्षण हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसको हम अच्छे से देखिए, एक लाइन लिखा था हमारे, उसकी गहनता में कितना चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो हम वहीं से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ लिख के दे दिए एक लाइन तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए कि हम एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस अनुसार चल रहे हैं, उसकी भी गहराई में जाके हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस मुद्दा है कि आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए। तो आज की क्लास कैसी लगी? कि आपको क्लास पढ़ाना अच्छा लगा? तो कमेंट बॉक्स में आप जैसा बताएंगे वैसा हम दोस्तों और मेहनत करेंगे। क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप रिव्यू दीजिए। आप सबसे अलविदा लेते हैं। आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने ड्रीम जॉब को हासिल करें। यही मैं दुआ करता हूँ उस ऊपर वाले परवरदिगार से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।